कल के ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास में। कल सिटीजनशिप स्टार्ट किया था हमने ना। सिटीजनशिप क्या है, कौन बताएगा? सिटीजनशिप इज अ कॉन्सेप्ट by which a person enjoy full civil and political rights in a country। यही है सिटीजनशिप, और क्या है? इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। और साथ में कल मैंने लिखवाया था कि ये कौन से सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं जो हम एंजॉय करते हैं बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया। कितने सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं जो कल मैंने लिखवाया था? 6। बिल्कुल सही, वेरी गुड। वो 6 के 6 आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ना, उसको दिमाग में रखिएगा। वो मैंने कल लिखवाया था। अच्छा, लास्ट में मैंने क्या लिखवाया था, कौन बताएगा? क्या पढ़ा था, कौन से टॉपिक से? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे थे हम ना। सिटीजनशिप को लेके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस दिए हुए हैं उनके बारे में। तो आई गेस आर्टिकल 5 हमने डिस्कस कर लिया था, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। कुछ लिखवाया था मैंने उस पर। अच्छा चलो, मुझे लग रहा है वो 2 कंडीशंस और सेकंड वाले में 1 2 3 करके हमने 3 कंडीशंस वो लिखी थी ना, और वो समझा भी दिया था, आई रिमेम्बर राइट। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को लेके कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं, क्या क्या बातें कही गई हैं वो। आर्टिकल 5 हमने कल देखा था और उसके बारे में कुछ लिखा भी था। जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी वो है सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। सिटीजनशिप, मैं रिपीट करूं, काइंडली राइट इट डाउन। आस्था आप भी लिखेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम कवर कर रहे हैं। सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स, MIGRANTS, सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 6 बात करता है, आर्टिकल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बात करता है। सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से जो इंडिया में माइग्रेंट्स आए थे उनको सिटीजनशिप कैसे मिली, या मिली हाँ, उनको सिटीजनशिप कैसे मिली वो कौन बताता है? आर्टिकल 6 बताता है। उस पर थोड़ा सा लिखिए, काइंडली राइट इट डाउन, साथ में डिस्कस भी करते रहेंगे हम लोग। persons who have migrated persons who have migrated persons लिख रहे हैं ना आप लोग? persons who have migrated from Pakistan to India, from Pakistan to India, persons who have migrated from Pakistan to India have been classified into 2 categories, TWO2, have been classified into 2 categories for the purpose of citizenship. For the purpose of citizenship. तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए उनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया सिटीजनशिप देने के लिए। पहली कैटेगरी लिखिए, फर्स्ट वन, those who came to India, those who came to India
before 19th July 1948. Those who came to India before 19th July 1948. Before 19th July 1948, पहली कैटेगरी. एंड सेकंड कैटेगरी लिखिए, those who came on or after 19th July 1948. Those who came on or after 19th July 1948. 19 जुलाई 1948 को एक एक कैटेगरी बना दी गई, एक आप कह सकते हैं बॉर्डर लाइन बना दिया गया. और क्या किया गया कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आए थे उनकी एक अलग कैटेगरी रखी गई, और 19 जुलाई 1948 के बाद जो आए या उस डेट को आए उनकी एक अलग कैटेगरी रखी गई. आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके. आर्टिकल 6 प्रोवाइड्स दैट, Article 6 of Indian Constitution. Article 6 provides that a person who has migrated to India. Article 6 provides that a person who has migrated to India from Pakistan, shall be deemed to be a citizen of India. Shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of the Constitution. At the commencement of the Constitution. At the commencement of the Constitution. That is 26 January 1950. 26 जनवरी 1950. तो आर्टिकल 6 क्या कहता है? 26 जनवरी 1950 से पहले जो लोग भी पाकिस्तान से इंडिया आए थे उन्हें इंडियन सिटीजन माना जाएगा. कब? अब इसके साथ में एक कंडीशन है. तो 26 जनवरी 1950 कॉमा करके आगे लिखेंगे, इफ ही और either of his parents, if he or either of his parents or any of his grandparents or any of his grandparents were born in India, as defined in the Government of India Act 1935. As defined in the Government of India Act 1935. As defined in the Government of India Act 1935. तो आर्टिकल 6 बेसिकली कहता क्या है? आर्टिकल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले जो लोग भी पाकिस्तान से इंडिया आए, और वो लोग कैसे होने चाहिए? या तो उनका जन्म या उनके किसी पेरेंट का जन्म या उनके किसी ग्रैंड पेरेंट का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ, डिवीजन वाले में नहीं. जिस इंडिया में अभी हम रह रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, मतलब इंडिया पाकिस्तान को मिला के जो इंडिया था, अगर उसमें बर्थ हुआ और उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले इंडिया में माइग्रेट कर गए तो उन्हें इंडियन सिटीजन माना जाएगा. क्लियर है? थर्ड हेडिंग डालिए. थर्ड हेडिंग डालिए, सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान.
citizenship of migrants of Pakistan. Citizenship of migrants of Pakistan. Article 7. Citizenship of migrants of Pakistan. इसमें लिखिए क्या कहता है आर्टिकल 7, लिखिए जरा. अंडर आर्टिकल 7 under article 7 a citizen by domicile जो आर्टिकल 5 बात करता है, और बाई माइग्रेशन आर्टिकल 6 अभी मैंने पढ़ाया. सिटीजन बाई डोमिसाइल और सिटीजन बाई माइग्रेशन ceases to be a citizen if he has migrated to Pakistan, if he has migrated to Pakistan after March 1st, 1947. After March 1st, 1947. क्या कहा कि आर्टिकल 5 के थ्रू जो इंडियन सिटीजन बने थे या आर्टिकल 6 के थ्रू जो इंडियन सिटीजन बने थे, वो 1 मार्च 1947 से पहले अगर इंडिया से पाकिस्तान चले गए तो इंडियन सिटीजन, जब बंटवारा हुआ उस टाइम पे पाकिस्तान चले गए तो वो इंडियन सिटीजन नहीं माने जाएंगे. फुल स्टॉप करके जरा आगे लिखिए. लेकिन an exception is however made in favor of a person. An exception is however made in favor of a person who has returned to India, on the basis of permit, for resettlement in India. For resettlement in India. वो चला तो गया था 1 मार्च 1947 से पहले, तो जब वो पाकिस्तान चला गया तो उसकी सिटीजनशिप खत्म हो गई. बट अगर वो इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेके वापस रीसेटल हो रहा है इंडिया में, तो कुछ टर्म्स कंडीशंस फुलफिल करने के बाद उसको उसका सिटीजनशिप वापस मिल जाएगा. आर्टिकल 7 यही कहता है. इसके बारे में ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना जानिए कि आर्टिकल 7 क्या कहता है कि 1 मार्च 1947 से पहले अगर कोई इंडियन सिटीजन पाकिस्तान चला गया था तो उसका इंडियन सिटीजनशिप जो है वो खत्म हो जाएगा. बट अगर परमिशन लेके इंडियन गवर्नमेंट से वो वापस आके रीसेटल हो जाता है तो उसका जो सिटीजनशिप है वो फिर से रिवाइव हो जाएगा, उसको फिर से मिल जाएगा. 4th पॉइंट लिखेंगे. 4th हेडिंग जो है सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स of Indian origin residing outside India. किसके सिटीजनशिप की बात कर रहा है? जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं लेकिन इंडिया के बाहर रहते हैं. ओरिजिन जो है वो इंडियन है
लेकिन रहते वो इंडिया के बाहर हैं, तो उनके सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 8 बात करता है। आर्टिकल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए, आर्टिकल 8 प्रोवाइड्स दैट, ये थोड़ा सा लिखने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझना नहीं है। जो सिटीजनशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझना नहीं है, एक थ्योरी समझ सकते हैं आप इसको। इसमें लिखना है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक ब्रीफ आपको लिखना पड़ेगा। आर्टिकल 8 प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन or either of whose parents, any person or either of whose parents or any of those grandparents or any of those grandparents was born in India, as defined in the Government of India Act 1935, as defined in the Government of India Act 1935, as defined in the Government of India Act 1935, and who is ordinarily residing in any country, and who is ordinarily residing in any country outside India, any country outside India, shall be deemed to be a citizen of India, shall be deemed to be a citizen of India as if, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये वाली लाइन को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मनीष। आर्टिकल 8 प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन or either of whose parents or any of those grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935, and who is ordinarily residing in any country outside India, shall be deemed to be a citizen of India, shall be deemed to be a citizen of India as if he has been registered, as if he has been registered as a citizen of India, as if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular, 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 consular representatives of India, consular representatives of India in the country where he is for the time being residing, in the country where he is for the time being residing, in the country
where he is for the time being residing, comma, on an application made by him, on an application made by him, on an application made by him to such diplomatic, to such diplomatic or consular representative, to such diplomatic or consular representative, to such diplomatic or consular representative, whether before or after, whether before or after 26 January 1950, whether before or after 26 January 1950, whether before or after 26 January 1950. अब सेक्शन 8 क्या कहता है कि वो लोग या तो खुद उनका बर्थ इंडिया में हुआ या उनके पेरेंट्स इंडिया में हुए या उनको कोई ग्रैंड पेरेंट इंडिया में हुआ, और वो ऐसे पर्सन अब्रॉड जाके सेटल हो गए, इंडिया के बाहर किसी और कंट्री में जाके सेटल हो गए, तो अगर वो कुछ टर्म्स कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो आर्टिकल 8 बताता है कि आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ दोज टर्म्स एंड कंडीशंस दे कैन गेट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, दे कैन गेट इंडियन सिटीजनशिप। आर्टिकल 8 उसी के बारे में बात करता है। क्लियर है? ये था सिटीजनशिप। इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको सिटीजनशिप के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा फंडामेंटल राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप चाहे क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और अगर जुडिशरी, कल को आप अगर जुडिशरी में भी जाना चाहेंगे तो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज फंडामेंटल राइट। क्या होता है फंडामेंटल राइट, कौन बताएगा? These rights are protected by Constitution of India। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। बट ये तो आपने बताया ना कि प्रोटेक्शन के बारे में, होता क्या है ये? अगर आया क्वेश्चन, आपसे पूछा गया व्हाट इज फंडामेंटल राइट, तो आप क्या बताएंगे? दे आर जस्टिसेबल राइट्स। अच्छा, ऊपर किसी ने कुछ बताया है, जागृति सब्जेक्ट टू सर्टेन सम एक्सेप्शंस एंड रीजनेबल restrictions, they are justiciable certain conditions। ओके, चलो वेरी गुड, अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं। तो आर्टिकल 12 to 35 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? बेसिक ह्यूमन राइट्स। बेसिक ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है? बिकॉज यू आर हैविंग दीज राइट्स, that is why you can be differentiated from animals।
we can approach to court if these rights are being violated। बिल्कुल सही बात है। बेसिक ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है? क्योंकि आप ह्यूमन है इसलिए आपको ये राइट्स मिले हुए हैं, एनिमल्स को ये राइट्स नहीं मिलते, एनिमल्स को ये राइट्स नहीं मिलते। अभी ये राइट्स आपके पास से हटा दिए जाएं तो आप भी एनिमल की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये ऐसे कुछ राइट्स हैं, बेसिक ह्यूमन राइट, कहने का मतलब है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, क्योंकि आप ह्यूमन है इस वजह से ये राइट्स आपको दिए गए हैं। और यही डिफरेंशिएट करता है एक ह्यूमन को एनिमल से। यही राइट्स आपसे हटा लिए जाए, आप भी एनिमल हो जाएंगे, हम भी एनिमल हो जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 12 to 35, चैप्टर 3, चैप्टर 3 of Indian Constitution। चैप्टर 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इस पूरे चैप्टर 3 को ही मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया या फंडामेंटल राइट्स को ही मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब मैग्ना कार्टा के बारे में थोड़ा सा ये जान लें कि इंग्लैंड का किंग था किंग जॉन्स, तो उसने कुछ लिबर्टीज, स्वतंत्रता, लिबर्टी मतलब राइट्स को रिकॉग्नाइज किया था। वो रिकॉग्नाइज लिबर्टीज जिस डॉक्यूमेंट में रखे गए थे उस डॉक्यूमेंट को ही कहा गया मैग्ना कार्टा। और वही लिबर्टीज आगे चल के मॉडिफाई होते हुए ह्यूमन राइट्स बने और फिर उन्हीं बेसिक ह्यूमन राइट्स को एज ए फंडामेंटल राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया। इसीलिए चैप्टर 3 को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब फंडामेंटल राइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है ना? कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा, तभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको इनकॉर्पोरेट किया गया है फंडामेंटल राइट्स को। तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन, और मैं नहीं जा रहा किसी के उस पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो हमारा एपेक्स कोर्ट है और वही प्रोटेक्टर एंड गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट है, तो उसी के द्वारा डिसाइडेड केसेस के थ्रू हम फंडामेंटल राइट को और उसके इंपॉर्टेंस को देखेंगे। बिल्कुल सही बात है, प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन इंडिया। बिल्कुल सही मनीष, वेरी गुड। सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम एंड अगेन रिकॉग्नाइज किया और अपने अलग अलग केसेस में बताया कि इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अभी किसी ने शायद जागृति ने, आशा ने, किसी ने बताया भी कि देयर आर लिमिटेशंस और कंडीशंस। हमारा राइट है तो स्टेट की लाइबिलिटी है ये फंडामेंटल राइट, ध्यान रखिएगा। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, उसकी लाइबिलिटी है फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन। और कोई भी स्टेट नहीं चाहता कि उसकी जनता को ज्यादा से ज्यादा लिबर्टी मिले, तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम वो करते रहते हैं जिससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। अब अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो उसकी देखभाल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट है, वही कोई डिसीजन देगा। तो ऐसे वेरियस डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंस को
उसकी नेसेसिटी को बताते रहते हैं। जो एक पहला केस आया वो आया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। MENEKA, मनेका लिखते हैं, पढ़ते हैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लिखते मनेका है, पढ़ते मेनका है। MENEKA, गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लिखते रहिएगा ये सब। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फंडामेंटल राइट के इंपॉर्टेंस को बताते हुए क्या कहा, जरा लिखिए। द कोर्ट सेड दैट these fundamental rights represent the basic values cherished by people of this country. Cherished by, CHERISHED, cherished by the people of this country since the Vedic time, पुराने समय से, वैदिक पीरियड से, since the Vedic, VEDIC, Vedic times, and they are calculated to protect the dignity of individual. देखो प्रियम्बल में बताया था, पढ़ाया था, to protect the dignity of individual, and they are calculated to protect the dignity of the individual and create conditions in which every human being can develop his personality. Every human being can develop his personality to the fullest extent. To the fullest extent. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं ये लाइंस, जिसका रह गया होगा तो लिख लेना। These fundamental rights represent the basic values cherished by the people of this country since the Vedic times, and they are calculated to protect the dignity of the individual and create conditions in which every human being can develop his personality to the fullest extent. देखो कितनी बड़ी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। फंडामेंटल राइट्स क्या है? वो वैल्यूज हैं जो हम वैदिक पीरियड से इंडियंस एंजॉय करते चले आए हैं। वैदिक पीरियड, वेद, जब वेद बने थे, वेदों को जब पढ़ेंगे आप, पुराने पुराणों को पढ़ेंगे तो वहां पे भी कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी। So according to Supreme Court, these fundamental rights or basic human rights are not new concept. They have been given in our Vedas, Purans. And people of India have been enjoying these rights since Vedic period. They are not new to us. कितनी बड़ी बात कही, देखिए। और आगे क्या कहा कि इस तरीके से बनाए गए हैं या कैलकुलेट करके, मेजर करके
बनाए गए हैं जिससे इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, हमारी आपकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, और हम और आप अपनी पर्सनालिटी को फुलेस्ट जितना बेस्ट पॉसिबल हो डेवलप कर सके। यही तो कर रहे हैं, पढ़ के, बातचीत करके, स्कूल जाके, कॉलेज जाके, एलएलबी करके अच्छे कॉलेज से, सोसाइटी में अच्छा नाम करके, अच्छा काम करके, एक बड़ा लॉयर, एक अच्छा जज बन के हम क्या कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को फुलेस्ट डेवलप ही तो कर रहे हैं ना। अगर ये राइट्स हमें नहीं मिलते तो शायद हम और आप आज यहाँ पे नहीं रहते। ये क्लैट करने की तैयारी, क्लैट एंट्रेंस क्रैक करने की तैयारी, एलएलबी करने की तैयारी, बेस्ट कॉलेजेस से करने की तैयारी शायद नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यही बताया। ये सिर्फ राइट्स नहीं है जो आपको दिख रहे हैं, और ना ही ये नया कॉन्सेप्ट है इंडिया के लिए, वैदिक पीरियड से चलता चला आया है, और इस तरीके से डिजाइन किया गया है इंडिविजुअल की डिग्निटी को भी प्रोटेक्ट कर सके, और हर व्यक्ति जो यहाँ रह रहा है अपनी पर्सनालिटी को फुल्ली डेवलप कर सके। जो भी स्किल सीखना है आप स्किल सीखिए, जो भी पढ़ाई करनी है आप पढ़ाई करिए, जो जॉब करना है वो जॉब करिए, जहां मन करे वहां घूमिए फिरिए, जो मन करे वो खाइए पीजिए। ऑब्वियसली देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। एब्सोल्यूट फ्रीडम आप किसी को भी नहीं दे सकते ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कह दिया जाए कि आपको बोलने का अधिकार है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाएंगे, तो फिर तो आप कुछ भी किसी को ही बोलने लगेंगे। पता चला कल को इंडिया और अमेरिका में बड़ी अच्छी पट रही है, दोस्ती हो रखी है, आपने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस स्टेट लगा सकती है, गवर्नमेंट लगा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया है, आगे देखेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दोज रिस्ट्रिक्शंस यू हैव अ फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अपनी बात को कहने का अधिकार है, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, आप क्या फील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मान लीजिए इस क्लास में पढ़ा रहा हूं और आपके पास राइट नहीं है अपने डाउट्स को क्लियर करने का, पूछने का, तो मेरे पढ़ाने का फायदा क्या है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि टीचर पढ़ाए और बच्चे को एक भी डाउट, एक भी क्वेश्चन ना आए। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। बट अगर बच्चे से वो राइट ही छीन लिया जाए, उसको बोल दिया नहीं नहीं भाई तुम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आज से, तो फिर उसका पढ़ने का और टीचर को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। उसी तरीके से एक समाज में, एक सोसाइटी में अगर वहां के लोगों को फंडामेंटल राइट्स या ये फ्रीडम्स नहीं दिए गए, तो समाज के रहने का और वहां के लोगों के रहने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। एम आई क्लियर? समझ में आया अभी तक? वेरी गुड। अब आगे फंडामेंटल राइट को क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट जो है वो मोस्ट एसेंशियल राइट्स या फ्रीडम्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को उसका इंटेलेक्ट, मतलब दिमाग, बुद्धि, मोरालिटी या जो स्पिरिचुअल स्टेटस है उसको इनहेंस करने में मदद करता है। फंडामेंटल राइट्स वो एसेंशियल्स हैं, जरूरी फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पर्सन को उसका इंटेलेक्ट इनहेंस करने में मदद करता है, उसकी मोरालिटी को इनहेंस करने में मदद करता है, प्लस उसकी स्पिरिचुअल बीइंग, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी को भी इनहेंस करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटेलेक्ट कैसे डेवलप करेगा? अनलेस एंड अनटिल यू रीड और स्टडी। पढ़ने का अधिकार है आपका,
और सिर्फ यही नहीं कि आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें ही पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। सोसाइटी में ढेर सारे राइटर्स हैं, बहुत अलग अलग जूरिस्ट हैं, या सब्जेक्ट के अलावा भी आप देखेंगे हिंदी इंग्लिश में बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स आपको मिलेंगे, प्रेमचंद मिल जाएंगे और अलग अलग लोग मिल जाएंगे, देवकी नंदन खत्री हैं और बहुत से अलग अलग लोग हैं। आप किसी की भी बुक उठा के आप कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप आराम से बैठ के पढ़िए। गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि आप किसी पर्टिकुलर राइटर का, आप किसी पर्टिकुलर जगह पे हैं तो ये उसकी बुक नहीं पढ़ सकते, या कॉन्सेप्ट ये नहीं बोरो कर सकते या समझ नहीं सकते। आपको पूरी फ्रीडम है, आप जितना ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं उतना ज्ञान अर्जित करिए, इंटेलेक्ट उसी से तो बढ़ेगा, ये आपका फंडामेंटल राइट है। मोरालिटी, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए मोरालिटी जहां आती है वहां शुड वर्ड आ जाता है, ऑट टू, शुड, ये सब वर्ड आ जाएगा। क्या सही है समाज के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, क्या गलत है, ये जो फंडामेंटल राइट है ये आपके मोरल्स को अपलिफ्ट करते हैं। एंड प्लस स्पिरिचुअल वेलबींग, आप किसी धर्म को मानते हैं तो उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी फेथ को मानते हैं तो उसके उस फेथ को फॉलो कर सकते हैं, आप जिसकी मन चाहे उसकी पूजा कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं अपने फेथ को। गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन दीज थिंग्स। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए, आपके इंटेलेक्चुअल वेलबींग के लिए एंड आपके मोरल वेलबींग के इनहैंसमेंट में हेल्प करते हैं। अब फंडामेंटल राइट को इनकॉर्पोरेट क्यों किया गया? तो जैसा कि फंडा में अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया फंडामेंटल राइट्स वो फैक्टर हैं जो हमारे वैदिक पीरियड से चले आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले तक ऐसा कोई सॉलिड लॉ नहीं था इंडिया में जो उसको हर कोई फॉलो करे। ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए लॉज थे, अलग अलग लॉज थे, वही देखे जाते थे। ऐसा कोई एब्सोल्यूट लॉ और सॉलिड लॉ या कोई सेंट्रलाइज्ड लॉ नहीं था जिसको ऑल ओवर इंडिया में फॉलो किया जाए। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो एक कॉन्सेप्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। क्या कॉन्सेप्ट आया? गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के समय आए और इसी कॉन्सेप्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया, गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय और स्पेशली फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, इन चीज को इनकॉर्पोरेट करने के पीछे यही आइडियोलॉजी और यही कॉन्सेप्ट ही था कि जो कंट्री रन होगी वो लॉ के द्वारा होगी, कानून से होगी, किसी व्यक्ति के थ्रू नहीं होगी। अगर किसी मैन या पर्सन से हो गया तो डिक्टेटरशिप आ जाएगा तुरंत इंडिया में, अपने हिसाब से चलाने लगेंगे ना कंट्री को। अगर किसी मैन या किसी पर्सन को दे दिया गया कि भैया चलो जैसा तुम कहोगे वैसा काम करेगा होगा इंडिया में, तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कंट्री ही रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा कैसे काम करे। किसी दिन कुछ कहेगा, किसी और दिन कुछ और कहेगा, वो अपनी ही बात से पलटता रहेगा, अपनी ही चीजों को डिसाइड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये माना गया कि मैन के द्वारा नहीं गवर्नमेंट चलेगा, रादर किससे चलेगा? लॉ के द्वारा। लॉ बनाइए और कंट्री को गवर्न करिए।
और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और बाकी के जितने भी प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए गए। गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। एम आई क्लियर? यहां तक में किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ भाई। तो डोमिसाइल एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। अच्छा देखो, डोमिसाइल कुछ नहीं होता। डोमिसाइल डोमिसाइल क्या होता है, इसके दो फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला क्या है कि परमानेंट रेजिडेंस। डोमिसाइल के लिए सबसे पहले परमानेंट रेजिडेंस होना जरूरी है। बट सिर्फ परमानेंट रेजिडेंस ही डोमिसाइल नहीं माना जाएगा, इसके साथ में इंटेंशन, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस हो गया। डोमिसाइल का रेजिडेंस प्लस इंटेंशन टू मेक सच रेजिडेंस परमानेंट। ये दो बातें ही मिलके डोमिसाइल बनाती हैं। पहले तो रेजिडेंस होना चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर जगह का आप डोमिसाइल चाहते हैं कि उस जगह का डोमिसाइल आपको मिले, आपने आपको किसी पर्टिकुलर जगह का डोमिसाइल आप मानते हैं, बताते हैं, तो दो चीजें देखनी पड़ेंगी कि पहले उस जगह पे आपका रेजिडेंस है या नहीं है, और रेजिडेंस है तो परमानेंट नेचर का है या नहीं है, क्योंकि एक आदमी के कई अलग अलग जगहों पे रेजिडेंस होते हैं। हर जगह का डोमिसाइल तो नहीं हो सकता ना। डोमिसाइल तो इंडिया में एक ही जगह का मिलेगा। तो उस व्यक्ति का इंटेंशन देखा जाएगा कि किस जगह के रेजिडेंस को वो परमानेंट मान रहा है, परमानेंट बना रहा है। उसी जगह को या उसी जगह का वो व्यक्ति डोमिसाइल माना जाएगा। तो डोमिसाइल को डिसाइड करने के लिए रेजिडेंस, और अगर एक से ज्यादा है या जहां पे भी रेजिडेंस है उस जगह के रेजिडेंस को उसका इंटेंशन है परमानेंट बनाने का या नहीं है, वही आपके डोमिसाइल को डिसाइड करता है। क्लियर है? किसी को कोई और डाउट, कोई और कंफ्यूजन? तो आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूं, और फंडामेंटल राइट से नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।